हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने सूर्य तप का अध्ययन किया और उस सूर्य तप में हमने देखा सूर्य तप किसे कहते हैं, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे आती है, ठीक है, तथा इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ थी, उन शब्दावलियों का हमने अध्ययन किया। और आज का जो टॉपिक है सूर्य तप का ही दूसरा पार्ट, जिसको कहा जाता है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य के तापमान को या सूर्य तप को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इनमें देख रहे हैं आपके पास सामने कम से कम 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। पहला, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सबको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सूर्य की किरणों का तिरछापन। यह भी क्या करता है, सूर्य के या सूर्य ताप को प्रभावित करने का काम करता है। दूसरा कह रहे हैं दिन की अवधि, तो कभी दिन बड़ा कभी दिन छोटा, तो ये भी क्या करेगा, प्रभावित करने का काम करेगा। तीसरा, वायुमंडल का प्रभाव। तो कभी वायुमंडल में बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता है, कभी बिल्कुल साफ होता है तो सूर्य का प्रकाश खूब आता है, तो ये भी तापमान को प्रभावित करने का काम करता है। तीसरा, स्थल एवं जल का प्रभाव। जैसे आप इंडिया के रहने वाले हो तो मुंबई की बात करो, गोवा की बात करो, ठीक है, तो इन स्थानों पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, क्योंकि आस ही पास जल और स्थल दोनों हैं। लेकिन आप यदि जयपुर में चले जाओ, जैसलमेर में चले जाओ, बीकानेर में चले जाओ, ठीक है, गंगानगर चले जाओ, तो इन स्थानों पे देखेंगे तो तापमान बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, यही यदि आप शिमला चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, कुल्लू मनाली श्रीनगर चले जाओ, तो वहाँ के तापमान में अंतर मिलेगा। लेकिन यही उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आप जाते हैं तो यहाँ के तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो है स्थल और जल का प्रभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। और उसके बाद बात करते हैं भूमि का ढाल। तो ढाल और ढाल की दिशा दोनों तापमान को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमें और आपको तो यही पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 14.9 करोड़ किलोमीटर, चाहे हम कह सकते हैं 149 मिलियन किलोमीटर। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, 3 दूरियां पाई जाती हैं। 152 मिलियन किलोमीटर भी है, 149 मिलियन किलोमीटर भी है और 147 मिलियन किलोमीटर भी है, जिसको 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.9 करोड़ किलोमीटर और 15.2 करोड़ किलोमीटर के रूप में भी दिखाया जाता है। और अगला आता है सौर कलंक। सौर कलंक के बारे में पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा किया था कि सौर कलंक किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सूर्य ताप को प्रभावित करने का काम करते हैं। जरा एक एक पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीज़ें समाहित कर ली जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन, ठीक है। तो आपको इसके लिए हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, अपनी पृथ्वी को, ठीक है, अपनी पृथ्वी को थोड़ा सा हम बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी या हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रेखा पाई जाती है, जिस रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के नाम से इसको हम लिख लें, अक्षांश रेखा, ठीक है। इसका नाम क्या है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। यहीं से ऊपर चलते हैं हम तो यहाँ पे मिल जाता है हमें 23 से ही 1/2 n, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। और यहीं से नीचे आते हैं लगभग उतना ही नीचे, तो यहाँ पे 23 से ही 1/2s, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, और इन महत्वपूर्ण रेखाओं पर यदि हम चर्चा करते हैं सूर्य की स्थिति का, तो सूर्य एक बार यहाँ चमकेगा, सूर्य एक बार यहाँ चमकेगा, सूर्य एक बार यहाँ चमकेगा और सूर्य एक बार यहाँ चमकेगा। 4 स्थिति बनती है सूर्य की, और चारों स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह स्थिति कब आती है, 21 जून को, 21 जून को। यह स्थिति कब आएगी, 23 सितंबर को। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह स्थिति कब आती है, 22 दिसंबर को।
और इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये स्थिति आपकी आ जाती है कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को ये 4 स्थितियां हो गई। अब जरा देखोगे यहाँ पे हमने चर्चा क्या किया है? सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब देखिए, जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होता है तो हमारे वहाँ क्या होती है? भयंकर ठंडी। 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पे होता है तो हमारे वहाँ क्या होता है? भयंकर ठंडी। और जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो हमारे वहाँ क्या होती है? भयंकर गर्मी। ठीक है। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे होता है तो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटा सा हम फिगर बनाएंगे और इस फिगर के द्वारा आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं यह क्या है? आपका सन है। यह क्या है? आपका सन है। और इसी सन पर हम यदि निगाह डालें तो यहीं पे हम बना ले रहे हैं आपकी पृथ्वी। हम इसको मान ले रहे हैं कि यह क्या है? हमारी पृथ्वी। ठीक है। और यदि इस पृथ्वी की हम बात करेंगे तो सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ेंगी। लेकिन अच्छा, इसको देखते हैं हम तो जो सूर्य की किरणें यहाँ से आती हैं तो ऐसे सूर्य की किरण आ रही है इस भाग पे, फिर ऐसे सूर्य की किरण आ रही है इस भाग पे, ऐसे ही सूर्य की किरण आ रही है इस भाग पे। ठीक है। तो इन सारे भागों पे क्या होता है? सूर्य की किरणें आती हैं। और जब सारे भागों पे सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे रूप में कि यह कितने भाग को गर्म करती है, यह कितने भाग को गर्म करती है और यह कितने भाग को गर्म करती है। तो इसके लिए एक चीज़ और बना रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लंबी सी रेखा है और इस लंबी सी रेखा पे यहाँ पे सूर्य यह है, यहाँ पे सूर्य है। तो इस सूर्य की किरण जैसे, अब यहाँ पे देखिए आप, थोड़ी सी मैं मोटी पेन से रेंज बनाऊंगा। यहाँ से सूर्य की किरण बिल्कुल यहाँ पे आ रही है और यहीं से सूर्य की किरण जो है यहाँ पे जा रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं और यह कितने भूभाग को गर्म कर रही हैं? यह किरण जो आ रही है यह सिर्फ और सिर्फ इतने से भाग को गर्म कर रही है। लेकिन यदि यह किरण की हम बात करेंगे तो यह किरण इतने सारे भाग को गर्म करने का काम कर रही है। ठीक है। देखिए, यह बहुत छोटे से भाग को गर्म कर रही है, दूरी भी कम तय कर रही है और कम भाग को गर्म कर रही है। यह दूरी भी अधिक तय कर रही है और अधिक भाग को भी गर्म कर रही है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणों का तिरछापन जब है तो आप देखेंगे लंबी दूरी तय करके आएगी तो ऊर्जा का क्षय होगा। ठीक है। कहाँ पे? वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होगा? ऊर्जा का क्षय होगा या ऊष्मा का क्षय होगा। जब ऊर्जा या ऊष्मा का क्षय होगा तो यह भाग को गर्म कर पाएगी? नहीं करेगी, करेगी भी तो कम करेगी। लेकिन इसकी यदि बात करेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा बची रहेगी और यह इस भाग को जल्दी से गर्म कर लेगी। यही कारण है कि सूर्य की किरणों के तिरछापन का प्रभाव किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है। तो यदि सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पे है तो यहाँ लंबी दूरी तय करके आनी पड़ती है, इसलिए इस भाग को गर्म नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पे शीतकाल होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें यहाँ पे चमक रही होती हैं तो इस भाग पे सीधे इनकी किरणें पड़ती हैं, इसलिए इस भूभाग को जल्दी गर्म कर देती हैं और यह भाग शीतल रहता है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो यहाँ पे गर्मी और यहाँ पे ठंडी, लेकिन जब सूर्य यहाँ पे होता है तो यहाँ पे गर्मी और यहाँ पे ठंडी की स्थिति बनी रहती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? सूर्य की किरणों का तिरछापन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आया होगा कि क्यों सूर्य की किरणों का तिरछापन किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। क्योंकि जितनी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी उतनी उनकी दूरी अधिक होगी और अधिक दूरी तय करने के कारण उसमें ऊष्मा का ह्रास होगा, और जब ऊष्मा का ह्रास होगा और तिरछी पड़ेंगी तो जिस भाग पे पड़ेंगी तो ऊष्मा भी कम है और अधिक भाग को गर्म करना है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब सीधी पड़ेंगी तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, उनमें ऊष्मा जो है वह संचित है, और सीधी पड़ेंगी तो कम भाग को गर्म करना पड़ेगा, इसलिए उसको जल्दी से गर्म कर देती हैं। तो सूर्य की किरणों के तिरछापन का भी किसी भी स्थान के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी यदि बात करते हैं दिन की अवधि,
तो दिन की अवधि की भी यदि बात करते हैं तो जैसे 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती है। तो जब दिन छोटा होगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा, तो इसको कैसे गर्म करेंगे? नहीं गर्म करेंगे। और जब नहीं गर्म करेंगे तो शीतल रहेगा। मतलब क्या? शीतल रहेगा, तापमान कम बनेगा तो शीतल रहेगा, गर्मी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दिन बड़ा हो रहा है, और जब दिन बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रीष्मकाल होगा। जबकि सूर्य जब यहाँ पे है 21 जून को, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, ठीक है, और दिन भी बड़ा हो रहा है, 14 घंटे का दिन लगभग हो रहा है, तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा। जबकि ठीक उसी समय यहाँ पे दिन छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी रहती है। तो ठीक है, तो दिन की अवधि भी क्या कर रहा है? किसी भी स्थान के तापमान को या पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित करने का काम कर रहा है। उसके बाद वायुमंडल के प्रभाव की बात करते हैं तो कभी कभी देखेंगे वायुमंडल में मेघाच्छादन हो जाता है, मतलब बादल छा जाते हैं, और जब बादल छा जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश आ नहीं पाएगा। जब सूर्य का प्रकाश आएगा नहीं तो तापमान कैसे मिलेगा हमें? तो हम ठंडी महसूस करेंगे। दूसरी चीज, शीतकाल में देखते हैं तो घना कोहरा लगा होता है वायुमंडल में, और जब वायुमंडल में घना कोहरा लगा होता है तो भी सूर्य का प्रकाश हमारे तक नहीं आ पाता है, और जब सूर्य का प्रकाश हमारे तक नहीं आ पाता है तो भी क्या होगा? ठंडी रहेगी, गर्मी नहीं मिलेगी। इसलिए वायुमंडल का प्रभाव भी क्या होता है? प्रभावित करता है। तो वायुमंडल में क्या होगी? आर्द्रता होगी, जलवाष्प होगा, धूलकण होगी, ये सब क्या करते हैं? सूर्य के तापमान को या सूर्यातप को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं स्थल एवं जल का प्रभाव, तो देखेंगे जो भी शहर समुद्र के किनारे होगा वहाँ के लोग गोरे होंगे, और वे लोग ना तो ज़्यादा गर्मी महसूस करते होंगे ना तो ज़्यादा ठंडी, क्योंकि दिवा और रात्रि श्रमिक चलने के कारण स्थल और जल के तापमान में साम्यता हो जाती है, लगभग सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो सम जलवायु पाने की वजह से वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होता है। लेकिन आंतरिक भागों में चल रहे हैं, सागर से दूर जा रहे हैं, स्थल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश रहेगा नहीं, और जब वहाँ पे तो सागर का प्रभाव रहेगा नहीं, और जब सागर का प्रभाव नहीं रहेगा तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा, तापमान कम भी होगा। तो ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और शीतकाल में तापमान कम होगा। तो ये भी क्या कर रहा है? प्रभावित करने का काम करता है। उसके बाद भूमि की ढाल की बात करते हैं, तो भूमि का जहाँ पे ढाल अधिक होता है तो जो सूर्याभिमुखी होता है, सूर्याभिमुखी वहाँ पे तापमान कम, और सूर्याभिमुखी जो होता है वहाँ पे तापमान अधिक होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करते हैं, हिमालय पर्वत के उत्तरी ढाल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे तापमान भी है, खनिज वनस्पतियाँ भी हैं। लेकिन यदि इसके उत्तरी ढाल की बात करेंगे तो तापमान कम होता है, वनस्पतियाँ भी कम पाई जाती हैं। तो ढाल की दिशा और ढाल की मात्रा भी क्या करता है? किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करता है। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य से दूरी की बात करते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी की यदि हम बात करते हैं तो इस दूरी की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी। सूर्य की दूरी की बात करेंगे तो दूरियाँ 3 मिलेंगी। दूरियाँ कितनी मिलेंगी? 3 मिलेंगी। और 3 दूरियाँ कौन कौन सी होंगी उनको देखते हैं। एक होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर, दूसरा होता है 14.9 करोड़ किलोमीटर, और अगला होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये 3 स्थितियाँ आती हैं। अब इस स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो अलग अलग समय में ये स्थितियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। अलग अलग समय में एक स्थिति होती है 3 जनवरी की और एक स्थिति होती है 4 जुलाई। अब देखते हैं यह स्थिति कब घटित होगी। यह स्थिति घटित होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, और यह कब घटित होता है? 3 जनवरी को। आप कहेंगे सर 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम आपके अनुसार है। हमारे अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम, तो तापमान अधिक मिलना चाहिए लेकिन कम मिलता है, कारण क्या है? दूसरा, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम, तो तापमान अधिक रहता है, कारण क्या है? तो इस कारण की भी हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, इस स्थिति को उपसौर और इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम है तो इसे हम क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? उपसौर, और इसको क्या बोलेंगे हम? अपसौर के नाम से।
उपसौर और अपसौर के, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम तो उपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम तो अपसौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज आपको हमें ये बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियां अलग अलग है, अलग अलग है। तो एक चीज ये भी ध्यान देंगे, इस दिन 7% अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, 7% अधिक ऊष्मा मिलता है, और इस दिन जो है 7% कम ऊष्मा प्राप्त होता है, कम ऊष्मा प्राप्त होता है। अब तो और कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। सर जब आप कह रहे हैं कि 4 जुलाई को 7% कम ऊष्मा प्राप्त होता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हम क्यों बर्दाश्त करते हैं, और यहाँ पे 7% अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है तो इतनी ठंडी क्यों महसूस करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो ये 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी के आसपास की स्थिति आती है क्या, 22 दिसंबर। 3 जनवरी के आसपास की स्थिति क्या आती है, 22 दिसंबर। और आप देख रहे होंगे कि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पे, मकर रेखा पे। 7% अधिक ऊष्मा मिल रही है, सही है, लेकिन सूर्य कहाँ पे, मकर रेखा पे, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य का प्रकाश हमारे वहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में आने के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, तिरछी हो जाएंगी, इसलिए इस भाग को गर्म नहीं कर पाती हैं। अच्छा, 7% अधिक ऊष्मा नहीं मिलता तो यहाँ पे जितनी ठंडी हम महसूस करते हैं उससे भी अधिक ठंडी महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है लगभग कब, 3 जनवरी को। और जब 3 जनवरी को न्यूनतम होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, गलती ये हो गई है कि 4, हाँ यहाँ पे ठीक है, उपसव 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, और न्यूनतम होती है तो 7% अधिक ऊष्मा मिलता है। लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में हमसे अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी पड़ती है। कारण क्या है कि जब सूर्य यहाँ पे होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। यदि इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी रहती तो हमारे वहाँ जितनी गर्मी पड़ती है उससे भी अधिक गर्मी पड़ने का काम होता। ठीक है, तो ये जो है सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 3 दूरियां हैं, और जब दूरी अधिक होती है तो तापमान कम मिलता है, और दूरी कम होती है तो तापमान अधिक मिलता है। तो दूरी कम कब हो रही है, 3 जनवरी को, इसलिए 3 जनवरी को तापमान अधिक मिलता है, और उस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए हमें एहसास कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यदि 7% अधिक ऊष्मा नहीं मिलती तो हमें जितनी ठंडी लगती है उससे ठंडी और बढ़ के लगती। लेकिन 4 जुलाई की यदि बात करते हैं अपसौर की स्थिति में, तो इस दिन सूर्य कहाँ पे चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा होता है लगभग, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म काल होता है। ठीक है, तो सूर्य की दूरी भी क्या करती है, पृथ्वी पर तापमान या सूर्य तप को प्रभावित करने का काम करता है। और अगले पॉइंट की यदि बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस महत्वपूर्ण पॉइंट की यदि बात करते हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सौर कलंक के नाम से जानते हैं। और यह जो सौर कलंक है, इस सौर कलंक की यदि हम बात करते हैं तो पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, आज फिर चर्चा कर ले रहा हूँ। सौर कलंक कहते हैं किसको है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य के फोटोस्फीयर की यदि हम बात करते हैं जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं, उस प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन लगभग 11 साल बाद या लगभग 11 साल के अंतराल पे फोटोस्फीयर के कुछ हिस्सों का तापमान अचानक गिर जाता है, और गिरता कितना है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड गिरेगा तो 6000 माइनस 1500 करेंगे तो लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बचेगा। तो कुछ हिस्सों का तापमान लगभग 11 वर्ष के अंतराल पे 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसके कारण वह आसपास के क्षेत्रों के अपेक्षा काला प्रतीत होता है। और जब आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा काला प्रतीत होता है तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और जब सौर कलंक कहते हैं तो जरा सोचिए, जिस स्थान पे सौर कलंक की घटना होगी उस स्थान से ऊष्मा कम मिलेगा, उस स्थान से हमें ऊष्मा कम मिलेगा, तो यह भी क्या करता है, ऊष्मा को प्रभावित करने का काम करता है। तो सौर कलंक लगभग 11 साल बाद दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई देता है। और जब सौर कलंक की घटना होती है तो ऊष्मा पृथ्वी को कम मिलता है, और जब नहीं सौर कलंक रहता है तो ऊष्मा ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये सारे पॉइंट्स मिल करके क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के या
पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है, जिसको हम सूर्य तप कहते हैं, प्रभावित करने का काम करिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। हम कल की क्लास में आपको बताएंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट और एक मैप के द्वारा बताने का प्रयास किया जाएगा, और फिर यहीं से सूर्य तप का चैप्टर समाप्त करके वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब पेटियाँ किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।